गज़ाल अहमद और आप देख रहे हैं समा मनी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान की क्लोथिंग सेक्टर से। ही इज़ द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रॉयल टैग एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर राना तारिक महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने खेती बाड़ी से ये मेंस प्रीमियम क्लोथिंग में किस तरह पाँव रखा? एक्चुअली सोच के तो कोई काम शुरू नहीं किया जाता। जब आप यंग होते हैं तो आप सोचते हैं कि कोई ऐसा बिज़नेस या ऐसी जॉब या ऐसा काम सेलेक्ट किया जाए जो आपको सेटिस्फाइड करे या आपके लिए पैसा जनरेट करे। जी। तो 1992 से मैं रिटेल में आया। एक फैमिली बिज़नेस था, उसमें मैंने जेवी किया और उसके बाद उसको करता रहा। दरमियान में डिफरेंट प्रोजेक्ट कर किए, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने इसी में नसीब लिखा था। तो फिर मैंने बाद में फिर ये ब्रांड शुरू किया। इससे पहले चूँकि मैं क्लोथिंग रिटेल कर चुका था, ट्रेड कर चुका था, चाइना से इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था। तो फिर जब इसमें आए तो फिर अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी। अच्छा सर, आप इसमें आए और आपने यू एक्सपेंडेड द बिजनेस क्वाइट अ बिट, तो आपने कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूटिलाइज की थी? मैंने फ़ोकस किया था कि जो क्वालिटी है वो प्रोड्यूस की जाए और एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर लोगों को दी जाए। और उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट थी जो कि हमारे अलावा पाकिस्तान में उस वक़्त कोई फ़राहम नहीं करता था। उससे हमें काफ़ी एडवांटेज मिला। और उस वक़्त ये ब्रांड फ़िनोमेना बहुत पुराना नहीं है। मुशर्रफ के दौर में जब इकॉनमी फॉर्मली ओपन हुई, जिसमें इंपोर्ट ओपन हुई और चीज़ें हुई, सो बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे बिजनेसेस खुले। तो उसमें फिर हमें ये एडवांटेज मिला कि हम बाहर से अच्छी प्रोडक्ट ला के लोगों को दे सकें। और डेफिनेटली जो लोगों ने पसंद किया तो उसी से फिर सक्सेस मिली। अच्छा सर, तो आप चाइना से भी इंपोर्ट्स करते हैं, इटली से भी इंपोर्ट्स करते हैं, जबकि इट्स नॉट लाइक वी लैक इन रिसोर्सेज इन पाकिस्तान एंड ऑल, तो इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स पे रिलायंस क्यों है? फैक्चुअली तो अब इंपोर्ट पे रिलायंस ज़्यादा नहीं है। इनिशियली हम 85% तक इंपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस थे। अब इससे बिल्कुल उलट हो चुका है। समर में हम कोई 85% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सिर्फ 15% इंपोर्टेड आइटम है। सर्दियों में थोड़ा इसका स्केल बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में सर्टेन प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि अभी तक क्वालिटी की प्रोड्यूस नहीं हो पाती या बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। बेशक। अब हमने मिशन तय सर। किया है कि हम जल्द ही जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं बन पा रही उनको हम स्टार्ट करें। क्वालिटी इंशाल्लाह बाद में अचीव कर लेंगे, लेकिन हम इनिशिएटिव लेने की कोशिश करें। सर, आपने कहा पाकिस्तान में जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम मोस्टली देखते हैं वो उस सर्टन क्वालिटी के पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती, तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों है? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। हम कभी भी ना बहुत हाई एंड प्रोडक्ट हमने कभी प्रोड्यूस ही नहीं की। अगर आप अपनी एक्सपोर्ट को भी देखें जी। तो टेक्सटाइल बेस्ड जितनी भी एक्सपोर्ट है, आप किसी प्रीमियम ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं बनाते। आप सस्ती चीज़ें बना रहे होते हैं जिसमें टी शर्ट है, डेनिम है, चिनो है। इस तरह की हाउस होल्ड में अगर आप देख लें तो आप होम टेक्सटाइल ले लें, आप हॉस्पिटल्स की बेडशीट देख लें, तो ये कभी भी बहुत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है। इसमें हाई काउंट का धागा इस्तेमाल नहीं होता, फिनिशेस बहुत अच्छी नहीं होती, केमिकल प्रोसेसेस बहुत अच्छे नहीं होते। तो पाकिस्तान कभी भी किसी हाई वैल्यू प्रोडक्ट या का प्रोड्यूसर रहा ही नहीं। तो वो फिर ज़ाहिर है जो ओवरऑल एक आपकी कंट्री की सिचुएशन है, तो वो फिर उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी आता है। तो डेफ़िनेटली जो मौजूदा क्राइसिस है उसमें हमने अब अगर सस्टेन करना है तो फिर हमें या तो खुद बनानी पड़ेगी या फिर ये है कि कोई ऐसा हल तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की प्रोडक्ट को अब लाना भी मुश्किल है और वो महंगी इतनी है कि अब लोग उसको बाय भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, आपने बात की डोमेस्टिक मार्केट की, तो आप चेयरमैन भी हैं चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। तो सबसे पहले तो फॉर द मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हु डोंट नो अबाउट इट, क्या आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं कि असल में ये एसोसिएशन है क्या? चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड हैं, ये उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड बॉडी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और हुकूमत के तय करदा असूलों के मुताबिक ही हम इसको चलाते हैं। इसमें 150 के करीब ब्रांड्स हैं, जितने भी टॉप ब्रांड हैं। इसमें टेक्सटाइल के हों, शूज़ के हों,
और ग्रॉसरी और सुपर स्टोर, इसमें कुछ हमारे मेडिकल स्टोर्स भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और कुछ फूड चेन्स भी रजिस्टर्ड हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी बिज़नेस जिसकी एक से ज़्यादा दुकानें हों और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, उसको हम अपना मेंबर बनाते हैं। ये कंप्लायंस ओरिएंटेड बिज़नेस है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो बिज़नेसेस हैं वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के नुक्ता नज़र से फुली कंप्लाइंटेड बिज़नेस हैं। पॉइंट ऑफ सेल की जो आपने काफ़ी एक मशहूर ये प्रोजेक्ट था पिछली हुकूमत में, इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ। तो पॉइंट ऑफ सेल के इस प्रोजेक्ट में हमारे तमाम के तमाम ब्रांड इंटीग्रेटेड है। इसका ये मतलब है कि हमारे रिटेल से जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो इमीडिएटली हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट होती है और उसके रिपोर्ट होने से जो उसके ज़रिए जो टैक्स जनरेट होता है वो अकॉर्डिंगली हुकूमत के पास जाता है। अगर हम कंबाइंड आउटलेट्स की बात करें तो ओवर 20,000 कंबाइंड आउटलेट्स इस CAP में शामिल हैं, which is a quite significant number, and this association alone can significantly boost Pakistan's economy. तो ऐसे कौन से इकदाम उठा रही है ये एसोसिएशन इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए? जैसा कि आपने कहा कि ये 20,000 से ज़्यादा हमारे पास रिटेल शॉप्स हैं, तो जो हमारा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो बिलियंस में, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में है। और मतलब शायद 800 से 1000 बिलियन के दरमियान जो टैक्स में नंबर्स होते हैं, सेल्स के नंबर हैं, वो हमारा कंट्रीब्यूशन है। अब हम क्या इक़दामात कर रहे हैं इसको और बेहतर करने के लिए? देखें, टाइम टू टाइम प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। पिछली हुकूमत में हमारा सबसे मेजर गोल था कि हम इन तमाम आउटलेट्स को इंटीग्रेटेड कर दें ताकि जो टैक्स चोरी का जो एलिमेंट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। टैक्स चोरी के साथ फिर टैक्स कंप्लाइंसेस भी इंश्योर करने की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। अब जो इस वक्त चैलेंज है वो ये है कि वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया जाए। दूसरा चैलेंज ये है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एफिशिएंसी बढ़ाएं। उसमें ट्रेनिंग्स हैं, उसमें सर्टेन लेवल की टूल्स के ऊपर काम है, उसमें फिर अवेयरनेस के सेशंस हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं बैक वक्त जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर हम मुख्तलिफ एसोसिएशंस के साथ MOU करते हैं जो कि प्रिसाइजली हमारे ट्रेड को सपोर्ट करती हैं जो या वो रेलेवेंट है। इसी तरह हम एकेडमिया के साथ लिंकेज हमने डेवलप किया है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के साथ हम टाइम टू टाइम उनके साथ एंगेज होते हैं, इश्यूज़ वाइज भी और नीड वाइज भी, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको मुख्तसरन यही बताऊं कि हम हर डायमेंशन में, हर रिक्वायरमेंट जो कि हमारे मेंबरान की है या हमारी स्टेट की है या हमारी एज ए ओवरऑल पाकिस्तानी सिटीज़न के तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम हर डायमेंशन में उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इससे अगर देखा जाए तो इस एसोसिएशन अलोन से ही अच्छी खासी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम की जा सकती है। तो इसके लिए आप किस तरह मिडिल क्लास को और जितने भी जॉब सीकर्स हैं उनको किस तरह केटर कर रहे हैं? देखिए, रिटेल में जो जॉब है ना वो हाई पेड जॉब्स होती हैं। मसलन कि मिनिमम वेज का अगर रिटेल के ऊपर जो लोग खड़े हैं तो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा, उसकी एक फ़िक्स सैलरी है, फिर उसकी परफॉर्मेंस के बोनसेस हैं, अगर वो रेवेन्यू जनरेट करता है उसके ऊपर उसको कमीशन है। तो इस तरह से रिटेल एक हाई पेइंग जॉब है, हाई पेइंग प्रोफेशन है। सेकंड ये कि फैशन अपैरल हो जिसमें टेक्सटाइल है या शूज़ हो या और हो, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक एक लंबी लिस्ट है प्रोफेशनल्स की जो रिक्वायर्ड होते हैं। मसलन IT के लोग रिक्वायर्ड हैं आपको, मार्केटिंग के लोग रिक्वायर्ड हैं आपको, अकाउंट्स के लोग रिक्वायर्ड हैं, टैक्स प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है, HR के रिक्वायर्ड हैं, फैशन डिज़ाइन के लोग रिक्वायर्ड। तो कम से कम 20-22 टाइप के प्रोफेशनल्स आपको चाहिए। और फिर ये जो इसमें जेंडर मिक्स बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स की एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो और फिर ये हाईली पेड है। मतलब एक अगर फैशन की अगर हम बात करें तो 50-60 हज़ार से जो फ्रेश ग्रेजुएट अगर कहीं पे स्टार्ट करता है वो 2-3 सालों में 2-2.5 लाख रुपए पे चला जाता है। अच्छा, और सेक्टर्स में देखें तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर या सैलरी के ऊपर बहुत लिमिटेड लोग होते हैं ट्रू। और हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन लोग होते हैं। और फिर उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए टूल, उनकी ट्रैवलिंग, उनका एक्सपोजर, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो ये बड़ा एक मल्टी डायमेंशनल जो बिज़नेस है, इसमें जिस भी डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये फ्यूचर की बात है, ये आने वाले ट्रेंड की बात है। तो उसके ऊपर हम फिर अपने उसकी अकॉर्डिंग टू नीड इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और उसी के मुताबिक ज़ाहिर है कि अभी तो खैर जो पिछले 1 डेढ़ साल से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो रिसेशन और कंप्लाइंसेस के इशू आने से उस तरह से ग्रोथ नहीं है। अदरवाइज़ पिछले कई सालों में एवरेज 12 से 13% की ग्रोथ के साथ ये सेक्टर ग्रो कर रहा था, और जबकि आपकी इकोनॉमी किसी भी वक्त में 6-7% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, तो हमारी ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल थी। और इसकी ग्रोथ के साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा था। अब ये जो हमारी ग्रोथ है ये सिंगल डिजिट में आ गई है, और बाज़ बिजनेसेस में ये नेगेटिव ग्रोथ है, जो नॉन परफॉर्मिंग यूनिट है हम उनको बंद कर रहे हैं। तो अ, अगर हालात बेहतर हों और सिचुएशन चेंज हो जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि हम दोबारा से डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा सर, तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं और उसमें बहुत स्कोप है हमारे जॉब सीकर्स के लिए। तो खैर बहरहाल आपने बात की कि गुज़श्ता साल में और एक तवील अरसे से ही मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक टर्मोइल बड़ा ज़्यादा रहा है। तो हाउ वुड यू से हैज़ इट अफेक्टेड द लोकल मैन्युफैक्चरिंग? असल में हमने रियलाइज़ नहीं किया कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। हम परसीव्ड वैल्यू पे ज़्यादा जाते हैं, रियलिटी पे कम जाते हैं। मसलन जब हमारे पास डॉलर ख़त्म हुए, तो हमने एकदम से इंपोर्ट्स को रोक दिया। उसके नतीजे में मशीनरी, पार्ट्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, हर तरह की चीज़ रुक गई। तो उसका डेफ़िनेटली एक इम्पैक्ट आना है कि आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। दूसरा काम हमसे ये हुआ कि हमने तकरीबन अभी ये जो को अगर हम 15 दिन निकाल दें, तो उससे पहले जो 90% के करीब डॉलर एप्रिशिएट हो चुका था पिछले 18 से 20 महीने में। तो ये जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन थी। तो इसने इम्पैक्ट किया आपकी पेट्रोल प्राइस पे, या इसने इम्पैक्ट किया आपकी एनर्जी प्राइस पे, इसमें इसने इम्पैक्ट किया आपके फूड और बाकी लिवेबल के ऊपर। तो उसके नतीजे में जो इम्पैक्ट आया वो काफ़ी शदीद आया। अब अगर मुझसे अगर आप पूछें कि इस के नतीजे में इकॉनमी का ये जो इम्पैक्ट है, ये अपैरल और शूज़ और बाकी बिजनेसेस पे किस तरह से हुआ, तो मैं इसमें आपको यही कहना चाहूँगा कि ये किसी भी बिज़नेस की नेचर के ऊपर बेस करता है, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ीमेल की जो स्पेंडिंग है वो, या बच्चे के लिए जो स्पेंडिंग है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है बनिस्बत मेंस की स्पेंडिंग जी। पे। तो मेंस की तो सारी की सारी स्पेंडिंग जो है बिजली, पानी, तेल में निकल गई। तो उसकी जो स्पेंडिंग है वो रिड्यूस हुई, तो जो बिज़नेसेस मेंस के रिलेटेड थे वो ज़्यादा श्रिंक हुए। लेडीज़ में जो लो प्राइस पॉइंट के बिज़नेसेस थे उनके ऊपर ज़्यादा असर आया। बाकी ये कि इस वक्त हम अगर देखें तो हम एक इकॉनमी के, एक सप्लाई चेन के और एक फ्यूचर स्ट्रेटजिकली फ्यूचर प्लानिंग के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आने वाले दिनों में हुकूमत क्या करेगी, किस तरह से करेगी, नतीजा क्या निकलेगा। तो मसाइल बढ़ेंगे या कम होंगे। तो अगर हम सर स्ट्रिक्टली अगर अपैरल ब्रांड्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसको व्हाट डू यू थिंक हाउ मच हैज़ इट अफेक्टेड, अगर स्ट्रिक्टली अपैरल की बात की जाए तो? काफ़ी इफ़ेक्ट है। देखें हमारा कपड़ा, हमारा धागा, हमारा बटन, हमारी मशीन के पार्ट्स ये बाहर से आते हैं। तो अब ये या आ नहीं रहे या बहुत महंगे हैं। तो उसका इम्पैक्ट है। प्रोडक्ट की सप्लाई चेन रुकी है, तो उससे डिक्लाइन है। किसी बिज़नेस पे 20% है, किसी पे 30 है, किसी पे 15 है, डिपेंड कि उसका मॉडल क्या है और उसका प्राइस पॉइंट क्या है। अरे सर, आप एक शूटिंग प्लांट पर भी काम कर रहे हैं जो कि अभी इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से वो भी रुका हुआ है, तो जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा उससे और कितना फ़ायदा होगा हमारे एक्सपोर्ट्स पे? देखिए, मैं फ्रैंकली मैं एक्सपोर्टर नहीं हूँ। मैं चूँकि 25 करोड़ अवाम को भी कपड़े पहनाने हैं, तो मेरा फ़ोकस तो पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन इंपोर्ट से रिलायंस तो हटेगी। जी, जी, जी। मैं ये बात करना, हमने ये जो प्रोजेक्ट प्लान किया है, या अभी हमने पिछले साल एक फैक्ट्री लगाई है,
तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, रियलिटी ये है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है। जी। रियलिटी ये है कि हमें अपनी चीज़ें खुद प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो अब इस रियलिटी के साथ हमने ज़िंदा रहना है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। जैसे अभी आपने एक ख़ास प्रोडक्ट की बात की है, शूटिंग की, इसमें चैलेंजेस हैं। मशीनरी इसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड चाहिए, इसमें स्किल सेट बहुत सोफिस्टिकेटेड चाहिए, और इसमें फिनिशेस और क्वालिटीज़ और जो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लोग चाहिए। तो हम उसके ऊपर तीनों चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं कि मशीन, उसका टूल और मैन, तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकेंगे। डेफ़िनेटली बहुत सारा रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में हमारी स्पेशली शूटिंग के रिलेटेड, फॉर्मल वेयर के रिलेटेड कोई ख़ास प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम फिनिश गुड्स लाने की बजाय रॉ मटेरियल ला के यहाँ पे उसको बनाएँ, तो हमारी बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व हो जाएगी, बहुत सारा रेवेन्यू बाहर जाने से रुक जाएगा। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और लाइकवाइज बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं। बिजनेस बहुत समझदार होता है, जहाँ वो अपॉर्चुनिटी देखता है वो बिजनेस उस तरफ काम करना शुरू कर देता है, और जहाँ वो देखता है कि अब अपॉर्चुनिटी नहीं है या कोई थ्रेट है, तो वहाँ से वो फिर अपने आप को समेटता है और दूसरी तरफ चल पड़ता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को देखा है, दे आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। हम जैसा कि देख रहे हैं आजकल ई कॉमर्स का बड़ा रुझान है और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक कॉमर्स पे इतना कोई प्रेफरेंस नहीं देख रहे हैं, हम रुझान नहीं देख रहे। तो ऐसा क्यों है? और जब भी हम देखते हैं कि ताजिर के साथ टैक्स चोरी का एक ठप्पा लगा दिया जाता है, तो ऐसा क्यों है? बड़ी अच्छी बात की आपने। डोमेस्टिक कॉमर्स कभी भी किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रही। इनका हमेशा फोकस ये रहा है कि हम जो कि एक्सपोर्ट से पैसा आना है उसको फोकस करें। अगर आप देखें तो जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं और जितनी भी गुफ्तगू होती है, वो सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए होती है। और रियलिटी ये है कि अगर वो 100 रुपए की चीज़ एक्सपोर्ट करता है, तो 300 रुपए की चीज़ पाकिस्तान में आ जाती है, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट है। अच्छा, वो 300 रुपए की चीज़ में कुछ पार्ट स्मगलिंग का है, कुछ पार्ट मिस डिक्लेरेशन का है, कुछ पार्ट ओरिजिनली जो इम्पोर्ट है उसका पार्ट है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डोमेस्टिक कॉमर्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। आप पॉलिसीज़ बनाएँ, पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें, फिर वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, आपकी लोकल इकोनॉमी की बेस के ऊपर होनी चाहिए, आपके लोकल वेदर की बेस पे होनी चाहिए। ये सिर्फ़ ख्वाहिशात के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि किसी ने बाहर जाके जर्मनी में कुछ देख लिया या इटली में कुछ देख लिया और आके पॉलिसीज़ बना दें। तो पहला तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो डोमेस्टिक कॉमर्स में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें ट्रेड है, जिसमें रिटेल है, इसके ऊपर बड़ा कम्प्रिहेंसिव काम करने की ज़रूरत है। और वो पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करें, और फिर वो लॉन्ग टर्म हो और लोग उससे पैसा बनाएँ और पैसा इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में पैसा बनाना भी एक जुर्म है, तो वो एक जुर्म ऐसा है जिसकी वजह से लोग जो पैसा बना रहा है उसको अच्छा नहीं समझते। जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसने किसी तरीके से कोई चीज़ ग्रो कर ली है, तो एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि ये चोर है, जैसे अभी आपने बात की। जी। तो उसमें कुछ रियलिटी है और कुछ रियलिटी नहीं है। डिफरेंट ट्रेड ऑफ लाइफ जिसमें जो मुख्तलिफ सेगमेंट हैं, उनके बारे में ना कुछ परसेप्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन रियलिटी वो डेवलप हो चुके हैं। तो चोरी का जो एलिमेंट है, स्पेशली टैक्स की चोरी का एलिमेंट, ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है पाकिस्तान में। और इसमें ये रियलिटी भी है कि बहुत सारी जगहों पे टैक्स जेन्युइनली चोरी होता है, और वो जस्टिफाइड है या नॉन जस्टिफाइड है, वो हो रहा है। इसमें हमने जब चेन स्टोर के प्लेटफॉर्म पे काम किया और इंटीग्रेशन के ऊपर काम किया, तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान या टैक्स जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि जिसके नतीजे में टैक्स की कंप्लाइंस नहीं दी जा सकती। जब टैक्स की कंप्लाइंस नहीं दी जा सकती, तो वो टैक्स चोरी का फिर ऑप्शन वहाँ पे आता है। अनफॉर्चुनेटली जब आप टैक्स चोरी की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर देयर इज़ नो लिमिट। फिर आपने 100 रुपए की चोरी या 1000 रुपए की चोरी या करोड़ रुपए की चोरी, क्योंकि आपने जब कहलाना चोर है, तो फिर आप उसके ऊपर पड़ जाते हैं। मैं कतई नहीं समझता कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और मैं कतई नहीं समझता कि अगर टैक्स कंप्लाइंस मुश्किल है तो हम चोरी को जस्टिफाई करें। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में ये एक हार्ड रियलिटी है कि मेजॉरिटी लोग टैक्स की कंप्लाइंस नहीं देते। और अगर हम देखें कि रिटेल सेक्टर में जो सिर्फ 8% या 10% ऑर्गेनाइज रिटेल है जो कि टैक्स कंप्लाइंस में है, यानी कि वो पूरे टैक्स का जो रिटेल से कलेक्ट होता है वो 8%, 80% टैक्स दे रहा है।
अब दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, कंप्लाइंस देने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और हुकूमत ने इस माइंडसेट के साथ पॉलिसीज़ बनाई हैं कि उसने चोरी रोकनी है। उसके नतीजे में बिज़नेस मुश्किल से मुश्किल तार हो जाता है, और फिर उसको कंप्लाइंस को देने के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत मुश्किल हैं। और फिर जब आप कंप्लाइंस दे रहे हैं, जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये जस्टिफ़ाई करना या ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है हर वक़्त कि कोई ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोग टैक्स भी देते हैं। फिर आपको जाना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको वो सारी की सारी ग्राउंड रियलिटीज़ उनको शेयर करनी पड़ती हैं। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ ऑफ़िसर्स होते हैं जिनका ये बिलीव है कि कौन कौन टैक्स देता है, सारे चोर हैं। जैसे हम ऑफ़िसर या ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी समझते हैं कि जनरल परसेप्शन है कि ये सारे श्योर। रिश्वतखोर हैं, करप्ट हैं। तो इसी तरह ट्रेड के लिए या बिज़नेसेस के लिए ये एक उनके माइंड में भी है कि ये सारे के सारे चोर हैं। तो ये जो सारे का लफ़्ज़ है ना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। इसमें पार्शियली एवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि कौन है या कौन नहीं है। ज़ाहिर है उनकी मजबूरियाँ हैं, उनकी लिमिटेशन है, फिर उनका एक माइंडसेट है। तो ये जो स्टिग्मा है ये तो फिर अब चल रहा है। एनीवे इसको इससे निकलना है, इससे आगे बढ़ना है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि हुकूमतें जब बदलती हैं ना, तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, और जब प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं तो जो चीज़ें दरमियान में होती हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं और नए सिरे से सिलसिला शुरू हो जाता जिस तरह जैसे आपने बात की हुकूमतें बदलती रहती हैं और हम देखते हैं कि मेन रीज़न वाई बिजनेसेस आर नॉट फ्लरिशिंग दैट मच इज़ बिकॉज कि कोई भी पॉलिसी इतनी स्टेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। और जैसे अब आजकल एक नई पॉलिसी भी इन्होंने बड़े अरसे से इंट्रोड्यूस कराई हुई है, बिजली सेविंग के नाम पे जो 10 बजे 8 बजे कारोबार सारा बंद कर देने की, इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? है। दो पार्ट है आपके सवाल के। पहला सवाल का जो पार्ट है ना कि पॉलिसियाँ लॉन्ग टर्म नहीं है, ये इससे मैं एग्री करता हूँ। ये लॉन्ग टर्म तो दूर की बात है, ये इतनी शॉर्ट टर्म होती हैं कि अगर आपने बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है या बाहर कोई चीज़ भेजनी है, वो एक दिन का फिनोमेना नहीं है। मतलब अगर यूरोप को कोई कंटेनर जा रहा है, वो 30 दिन तो समुंदर में होता है। उससे साल पहले वो कहीं उसका ऑर्डर होगा, यहाँ हुआ या बाहर हुआ। फिर वो उसके रॉ मटेरियल होते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर वो एक्सपोर्ट होता है, फिर वहाँ पहुँचता है। अब यहाँ पे रातों रात एसआरओ आ जाता है, जी। ठीक है? एक चुटकी बजा के वो नोटिफ़िकेशन निकालते हैं और वो कहते हैं सुबह से ये इम्प्लीमेंटेड है, बल्कि अभी से इम्प्लीमेंटेड है जिस टाइम पे हमने निकाला है। तो इससे जो बर्बादी होती है तो वो एक बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप मिडल ईस्ट में देखें जो हमारे बिल्कुल करीब है और हमसे भी कहीं पीछे थे, आगे चले गए, तो वो जो भी पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट देते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, और फिर उसके ऊपर लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं। वो उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, अपना बिज़नेस मॉडल चेंज करते हैं, रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स को अरेंज करते हैं, फिर वो आगे बढ़ता है। हम रातों रात नोटिफ़िकेशन निकाल देते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि एनर्जी को सेव करने के लिए 8 बजे की टाइमिंग, फैक्चुअली हमारी जो डिसीजन मेकर्स हैं ना वो डिसकनेक्टेड हैं ग्राउंड रियलिटी से। ये जो 1.5-2 साल से ये जो डिबेट चल रही है ये बेसिकली इस ग्राउंड पे है कि हमें फ्यूल के बिल को कम बचाने के लिए हमें जो रात को जल्दी रिटेल को बंद कर देना चाहिए। इसको इसकी जो एडवोकेसी है ना ये बेसिकली मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग आके करते हैं। उनका मेजॉरिटी बिजनेस से तल्लक कोई नहीं है, स्पेशली रिटेल के साथ बिल्कुल तल्लक नहीं है, और वो रिटेल की डायनामिक्स भी नहीं समझते। पाकिस्तान में जो रिटेल है वो अर्बन, रूरल और पॉश एरिया में डिवाइडेड है। ये 3 क्लस्टर है। अगर अर्बन को देख लिया जाए तो उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। रूरल तो आपको पता है कि रूरल इकॉनमी जो है वो सूरज के तलू होने से शुरू होती है, सूरज के गुरूब होने पे चली जाती है। तो जो अर्बन इकॉनमी है उसके जो 2 डायमेंशन है, एक वो है पॉश एरिया और रिटेल, और एक है छोटे इलाके जो कि लेट आवर्स में नहीं खुलते, और आपकी बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटें जैसे शालमी है, अकबरी मंडी है। तो ये दुकानें जो हैं ये टाइमली बंद हो जाती हैं। अब रिटेल का जो एक ये छोटा-सा पार्ट है ना, ये टोटल रिटेल का 10 से 12% है। आपकी टोटल एनर्जी की कंज़म्पशन का कमर्शियल जो यूज़ है वो 7% है। उस 7% का 93 या 90% जो है वो टाइमली ही बंद हो जाता है। अब ये जो थोड़ा-सा लिमिटेड है, ये एक मखसूस इलाकों की मार्केटें हैं, ये मखसूस
लोगों की मार्केटें हैं, इनका लाइफस्टाइल, इनकी चीज़ें और इसका फिनोमेना बिल्कुल डिफरेंट है। या ये लोग जो हैं इनके अर्ली आवर्स में ये काम पे नहीं जाते, या ये जो हाई एंड हाई स्ट्रीट मार्केट्स हैं या ये मॉल्स हैं। अच्छा, कमाल ये है कि जिन मुल्कों की ये मिसाल दी जाती है कि यूरोप में, यूके में, यूएस में, चाइना में अर्ली आवर्स में क्लोज हो जाती हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग इन मुल्कों में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनकी जो हाई एंड हाई स्ट्रीट मार्केट्स हैं, लंदन चले जाएं आप, शंघाई चले जाएं आप, ग्वांजू चले जाएं आप, यूरोप चले जाएं, वो कभी भी जल्दी ओवर बंद नहीं नहीं होती। होती। वो भी 10 बजे से पहले कभी बंद नहीं होती। दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुकानों को रात 2 बजे 3 बजे तक खुले नहीं रहना चाहिए। देयर शुड बी सर्टेन लिमिट्स, और वो लिमिट्स पूरे साल के लिए होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि लाहौर में जैसे मार्केटें 10 बजे बंद होने का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर हम पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट कर दें तो आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी का एक कल्चर चेंज हो जाएगा। आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चले जाएंगे जहाँ पे आपको पता है कि मार्केट्स कब खुल रही हैं और कब बंद हो रही है। उसी के हिसाब से आप अपनी नीड्स को एडजस्ट करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट आ जाएगी और फिर आपका सारा मामला ठीक हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि मार्केटें कभी भी कल्चर चेंज नहीं करती, मार्केटें कभी कौमों के बिहेवियर चेंज नहीं करती। जो लोग ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मार्केटें जल्दी बंद कर देंगे तो लोग जल्दी सो जाएंगे, तो भाई वो घर जाके तो टीवी चला लेते हैं, उसके बेशक। पास अपनी स्क्रीन है छोटी सी, वो रात एक बिस्तर में घुस के रात 3 बजे तक वो स्क्रीन के साथ खेलता रहता है। तो मेरी मार्केट 10 बजे बंद होने या 8 बजे बंद होने से उसने कैसे जल्दी सो जाना है? इसके लिए आपको अर्ली आवर्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे। आपको स्ट्रेटजिकली दफातर हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, फैक्ट्रियाँ हों, स्कूल हों, पूरे का पूरा एक एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी और उसको लेके आगे चलना पड़ेगा। तब जाके ये पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट होगा। और सबसे अहम बात ये कि जिस दौर में अब आप ज़िंदा हैं, आप क्रिकेट रात को करवा रहे हैं, आप हॉकी रात को करवा रहे हैं, आप 9 बजे टीवी बंद करके देने की बजाय आप 24/7 टीवी को चला रहे हैं, आप कम्युनिकेशन के सारे मैट्रिक्स चेंज हो गए हैं, लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया। उसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो रिटेल है जिसको जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक जी। लिमिटेड नंबर में खुलती है, इसके बंद करने से आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? आंसर इज़ नो। नो। तो सर ये डिस्कनेक्ट है क्यों? ये हमारी डिसीजन मेकिंग इतना फॉल्ट क्यों कर रही है? एक सर्टेन लेवल पे जाके डिसीजन मेकर्स जो होते हैं ना वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, उनकी कमिटमेंट ऐसी होती हैं, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऐसे होते हैं। फिर एक बड़ा कमाल कल्चर है, काफ़ी अरसे से आ गया। एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाने के लिए जो ट्रेनिंग और कोर्सेज होते हैं उनमें एक एक पार्ट है कि आपकी नॉलेज और एक्सपोजर के लिए ना आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो ट्रैवल इंटरनेशनल होता है ना, वो बहुत सारे मिसकंसेप्शन लाता है। मसलन अगर आपने ग्रेड 21 की प्रमोशन के लिए कोर्स आपके पास है और आपने यूरोप, जर्मनी, इटली कहीं भी गए हैं और आपको वो एक समर में ले गए हैं किसी ऐसी जगह पे जो कि निस्बतन क्राउडेड भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं है, उनका जहाँ टाउन टाइप चीज़ है या आपका छोटा सिटी है, तो अब आपने उसकी जो सारी डायमेंशन है ना, उसको आपने एक ख़ास एनवायरनमेंट और ख़ास टाइम में स्टडी करना है और वापस आके कहना है मैंने तो वहाँ ये देखा, वहाँ ये देखा, वहाँ ये देखा, और आके आप चूं-चूं का मरब्बा बनाते हैं। अभी आपने कभी किसी पॉलिटिशियन को या ब्यूरोक्रेट को सुना है कि मैंने लाहौर को लाहौर बनाना है? आप गाने गाते हैं लाहौर लाहौर है, और सियासतदान आके कहता है मैं लाहौर को पेरिस बना दूँगा, या ब्यूरोक्रेट कहता है पेरिस बना दूँगा। मैंने जब भी किसी से मीटिंग की है ना, वो हमें यूके की, यूएस की, यूरोप की मिसालें देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। अब देखें यूरोप में सर्दी ज़्यादा होती है। अर्ली आवर्स में क्लोयर उनकी नीड है, वो साल में 7 महीने सर्दी के होते हैं और उनको जल्दी बंद होना है। मिडिल ईस्ट में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे आप देखें कि वो दोपहर को 2-3 घंटे दुकानें बंद करके, बिज़नेस बंद करके घरों को चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं और लेट आवर्स खोलते हैं। हालाँकि वो हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, हमारा दीन भी वहीं से शुरू होके हम तक आया और उनका लाइफ़स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। हम हम कहीं कन्फ्यूज़ हैं हमने क्या बनना है, हमने क्या करना है। अब सेल टैक्स के लिए जब बैठते हैं, तो आप यूके की मिसाल देना शुरू कर देते हैं। आप जब सेल टैक्स यूके का लेना चाहते हैं, लेबर आप युगांडा की दे रहे हैं, ठीक है? आपकी सोसाइटी जो है वो
कॉमन मैन को पे ही नहीं कर रही। आज के दिन में हमने 32,000 मिनिमम वेज अभी इंट्रोड्यूस किया है। अगर एक गरीब आदमी का बजट बनाए ना तो 80,000 में उसका घर नहीं चलता। बेशक। और अगर बिजनेस 80,000 देना शुरू कर दे तो प्राइस जो प्रोडक्ट की है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। और जो इस वक्त सिचुएशन है कि हम पूरा साल डिस्काउंट लगा के लोगों को पुरानी कीमत पे डिस्काउंट लगा के प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें और उनके पास बाइंग पावर नहीं है। हम जिन चीज़ों को लाते हैं हम उनका एनालिसिस नहीं करते, उस फैसले का पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस नहीं करते। हम आते हैं मीडिया पे, हम लोगों के जो ऑप्टिक्स हैं उनके साथ खेलते हैं, हम इमोशनल डिस्कशन करते हैं। अब तो देखें हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह हर रोज़ भाषण देने के लिए आ जाते हैं। बेशक। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो पॉलिसियों का फुकदान है वो बेसिकली ऑप्टिक्स से हैंडल करने की जो स्ट्रेटजी है ना, ये उसकी वजह से है। क्या किस वक्त क्या चीज़ बिकनी है और वो फ्लोट की जाती है, उसके ऊपर काम किया जाता है। मुस्तकिल मिजाजी से सोचा जाए, कम्युनिटी को, लोगों की हैबिट्स को, उनकी बाइंग पावर्स को, इन सारी चीज़ों को फोकस करके पॉलिसियाँ बनाई जाए तो बिज़नेस ग्रो करेगा। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सक्सेस को स्टिग्मा बना दिया जाता है। आप जी। जिस भी सक्सेसफुल बिजनेस को देखें, जिस भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को देखें, उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है कि जिसके बाद वो हमारे लिए वो रोल मॉडल ही नहीं है, वो हमारे लिए प्राइड ही नहीं है, हम उसको फॉलो ही नहीं करना चाहते, हमने उसको स्टिग्मा बना दिया। इस कल्चर से भी हमें निकलना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त नेशनलाइज हुआ तो जो अमीर था वो गाली बन गया और जो गरीब था उसको लोगों ने ये कहा कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, वो तो नहीं दिया, वो दे भी कोई नहीं सकता। लेकिन हमने वो कल्चर जो था जिससे हम एक कामयाब नेशन बन सकते थे, वो हम नहीं बन सके। आज हमारा जो हमसाया मुल्क है वो उसके पास सैकड़ों कंपनियां हैं जो कि मल्टीनेशनल बन चुकी हैं और हमारी बहुत सारी ये कंपनियां ऐसी थी जिनके अंदर पोटेंशियल था मल्टीनेशनल बने, हमने अपनी पॉलिसियों और अपने तरीक़ाकार से हमने उनको बैंकरप्ट कर दिया। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन बहुत हो चुकी है और ई कॉमर्स का दौर आ चुका है, तो इसमें आप किस तरह बैलेंस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को? देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन के बाद जो ये जो चीज़ हुई है ना, ई कॉमर्स, बेसिकली दुनिया बदल रही है और कोविड ने इसकी इसकी जो तब्दीली है उसको स्पीड अप कर दिया है। आपकी जनरेशन ने, जिसने अगले आने वाले वक्त में ज़िंदा रहना है, तो आपका सोचने का अंदाज़ बदल चुका है, आपका डिसीजन मेकिंग का पैटर्न बदल चुका है, आपका पहनना और खाना पीना भी बदल चुका है। और इस सारी चीज़ को जिसने आगे चल के आपको प्रोडक्ट बेचनी है तो उसको इस चेंज के साथ गुजरना पड़ेगा। जो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो 2 4 10 साल में बंद हो जाएगा। तो पहली तो बात ये है कि टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन सेल्स हो या ई कॉमर्स हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, इस सारी चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये एक ब्लेंड होगा, ये सारा कुछ ऑनलाइन नहीं होगा, सारा कुछ डिजिटल नहीं होगा। लोग फिज़िकल रिलेशन और फिज़िकल चीज़ों के साथ ही ज़िंदा रहेंगे। लेकिन एनीवे डिसीजन मेकिंग के मैट्रिक्स चूँकि चेंज हो गए हैं और आपको बहुत सारे डिसीजन करने के लिए बहुत सारे टूल्स और गैजेट्स मिल गए हैं, तो आप इस तरफ जाएँगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज़ आगे मज़ीद बढ़ेगी। आपकी डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं। तो होपफुली पाकिस्तान में ये एक रेवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है ये आने वाले सालों में ये नज़र आएगा। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है स्पेशली प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि जो आपने और मैंने कपड़े पहने हुए, ये आने वाले सालों में ये मटेरियल्स भी चेंज हो जाएंगे, इनके कंफर्ट्स और इनकी जो प्राइस है ये भी चेंज हो जाएंगी। तो हम बहुत मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में ज़िंदा होंगे आने वाले सालों में। अच्छा सर, हमारी बातें तो बड़ी हो गई हैं, अब वक्त हो गया पब्लिक की बातों का। नाउ दिस इज़ द पब्लिक पोल सेगमेंट, जिधर आपके चाहने वाले और हमारे देखने वाले हमारे सोशल मीडियाज़ पर आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के गए हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल आता है रुबाब ज़हरा की तरफ से। रुबाब पूछ रही हैं कि व्हाट इज़ योर की टू सक्सेस? फोकस। फोकस, वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट।
अच्छा, अगला सवाल कर रहे हैं एहसन तारिक, और एहसन पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है एंड आई वांट टू स्टार्ट माय क्लोथिंग बिजनेस, तो वेयर शुड आई बिगिन? पर्सनली आई डोंट बिलीव कि इन्वेस्टमेंट मैटर करती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इट इज़ योर आइडिया, इट्स यू, इट्स योर पर्सनैलिटी, इट्स योर पैशन। मैंने कभी पैसे से बिजनेस डिज़ाइन नहीं किया, और मैं नहीं समझता कि बिजनेस का जो स्टार्ट है वो पैसे से होता है। पैसा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बट इट्स ऑल अबाउट व्हाट डू यू वांट। आपने क्या बनाना है, क्या बेचना है, वो किसको बेचना है, कैसे बेचना है। अगर इसका आपके सवालों का जवाब नहीं है, या आपने इसके बारे में सीखा नहीं है, वो 5 लाख रुपए की कोई अहमियत नहीं, वो 5 करोड़ की भी कोई अहमियत नहीं। मैं ऐसे ब्रांडों को भी जानता हूँ जो 200-200 करोड़ इन्वेस्ट करके फेल होकर घर चले गए, और मैं ऐसे ब्रांडों को भी जानता हूँ आज जो पाकिस्तान में नंबर 1 है, वो एक छोटी सी हट्टी से स्टार्ट हुई। सर फिर भी आपने किसी को अगर रोड मैप देना हो टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड, तो उसके लिए एक छोटा सा रोड मैप क्या होगा, अगर हम इसको कंसाइज कर लें थोड़ा सा? उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। क्लोथिंग इज़ ऑल अबाउट यू, फैशन ब्रांड इज़ ऑल अबाउट यू, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू परसीव, व्हाट यू डेवलप इस ब्रांड। अगर आप फैशन ब्रांड्स को देखें तो वो नामों के साथ है, टॉमी, वर्साची, सीके, लाइकवाइज, और वो उन्हीं की पर्सनैलिटी। पाकिस्तानी ब्रांड्स को देख लें, खाड़ी को अगर देखें तो आप उसके पीछे एक माइंड है, एक बंदा है, एक जहन है, उसकी उसका स्टाइल। लाइकवाइज अगर आप मेरे ब्रांड को देखें तो जैसा मैं दिखता हूँ, जैसा मैं पहनता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, वो वैसा ही है। सो इस तरह से जनरलाइज मैं उनको गाइड नहीं कर सकता। तो इसी से सर अगला सवाल भी हमारा कनेक्टेड ही है। अगला सवाल कर रही हैं रदा बशारत, और वो कह रही हैं कि सर आपने वुमेन क्लोथिंग में क्यों नहीं पाँव रखा? फ्रैंकली मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे औरतों के लिए ख़रीदना नहीं आता। तो जैसे ज़ाहिर है कि ये एक स्किल है। देखिए, आपको हर काम नहीं आ सकता, आप जी। हर चीज़ नहीं कर सकते, और ये सोच लें कि मुझे अगर कामयाबी मिल गई है तो मैं हर चीज़ों में कामयाब हो जाऊँगा। स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं मेरी क्रिएटिव साइड इस तरह की है कि मैं औरतों की नीड को समझ सकता हूँ और उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, उसके मुताबिक उनको प्रोडक्ट दे सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर आना चाहिए। मैंने कोशिश की है अभी तक, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुई। मुझे मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में हमारी बहनों का, बेटियों का और लेडीज़ का टेस्ट कंपैरेटिवली हाई है। पाकिस्तान का जो वुमेन वेयर है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी क्वालिटी और डिज़ाइन की वजह से। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत क्रिएटिव लोग हैं और बहुत शानदार लोग हैं, और जो बहुत शानदार उन्होंने वुमेन अपैरल के ब्रांड्स बनाए हैं। तो मैं शायद उतना क्रिएटिव और इतना शानदार काम करने का स्किल नहीं रखता। चलें सर, दैट वाज इट फॉर आवर पब्लिक पोल सेगमेंट। आई होप आप सबको भी अपने जो भी सवालात थे उनके जवाब मिल गए हों, और बाकी जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आपके भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं हमारे अगले शो में इसी तरह शामिल होना, तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑल ओवर आवर सोशल मीडिया। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सर जाते जाते टू रैप थिंग्स अप, सारे जितने भी हमारे देख रहे हैं, जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज? पहली बात ये कि मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्वालिटीज़ पैदा की है। अगर वो क्वालिटीज़ एक ऐसे शख्स की हैं जो जॉब में जाके सक्सेसफुल हो सकता है, तो आप ज़रूर जॉब करें। अगर आप समझते हैं कि वो क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो फिर उस तरफ जाएँ। मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता कि जो लोग कहते हैं कि जी अपना कारोबार अपना होता है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, इसमें बरकत ज़्यादा है, मैं इसको बिलीव नहीं करता। मेरे इर्द-गिर्द भी और मैंने दुनिया में भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो जॉब करते हैं, वो मेरे से ज़्यादा अमीर हैं, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, मेरे से ज़्यादा उनकी फैमिली में या सोसाइटी में सेइंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफ़ाई करके उसके मुताबिक अपना फ्यूचर सेलेक्ट करें। सेकंड ये है कि जो आप सिलेक्शन कर लें, फिर उसके ऊपर टाइम और तवज्जो, ये दोनों दें। क्योंकि एक दिन में कामयाबी नहीं आती। जिस किसी के भी आप पीछे जाएँगे, वो एक दिन की कोई कामयाबी 10, 20, 30 साल तो मिनिमम लग जाते हैं, और कभी भी आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो जिसको बहुत जल्दी कामयाबी मिली है, तो फिर आप उसका एनालिसिस करें कि उसकी किस्मत बहुत तेज़ है या उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास एबिलिटीज़ दी हैं। अगर आपके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप मुसलसल मेहनत करें, मुसलसल काम करें, मुसलसल फ़ोकस करें। इंशाअल्लाह ताला आप जॉब में होंगे तब भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा,
और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे तब भी इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। मुस्तकिल मिजाजी पहली शर्त है। चलो, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज ट्रूली एन ऑनर एंड आई होप आप सबको भी सुन के आपकी एस्पिरेशंस को भी मोटिवेशन मिली हो। बस आपके लिए इतना ही, कोई एक चीज़ पकड़ें, अपना एनालिसिस करें और टनल विजन करके उसके पीछे लग जाएं। लगे रहें, डटे रहें और देखते रहें समा मनी।